हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया कि जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन में हमने बात की कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म कि अलग अलग एनिमलों में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमने बात किया कि जो अमीबा में जो न्यूट्रिशन अर्थात जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है, इस बात को हमने डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो ह्यूमन होता है अर्थात जो मानव होते हैं उस मानव में पोषण किस तरीके से होता है और पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन अर्थात मानव में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है अर्थात कैसे होता है। तो यदि हम लोग न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, तो जो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन 5 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है इस न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे पहले स्टेप की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहले स्टेप को हम लोग नाम देते हैं क्या, इंजेशन नाम देते हैं अर्थात अंतर्ग्रहण नाम देते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं डाइजेशन अर्थात पाचन कहते हैं। और जो तीसरा होता है जिसको नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण। चौथा जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण। और जो सबसे लास्ट और अंतिम जो स्टेप होता है जिस स्टेप्स को हम लोग कहते हैं क्या, इजेशन अर्थात वही क्षेपण हम लोग कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है हम पूरी प्रक्रिया को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल तरीके से यदि मैं बात करूं कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या चीज, तो मैं सिंपल आप लोगों को समझा दूं कि जो इंजेक्शन होती है जिसको नाम देते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण, नाम से ही स्पष्ट है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अंतर्ग्रहण का मतलब होता है, अंत का मतलब अंदर अर्थात ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना। जो मानव होता है जब भोजन को हम लोग अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं, भोजन को इंटेक करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। अर्थात भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो दूसरी घटना होती है जिसको नाम देते हैं डाइजेशन, दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको नाम देते हैं डाइजेशन नाम देते हैं। तो इस डाइजेशन में होता क्या है कि सिंपली जो डाइजेशन होता है इसको यदि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो डाइजेशन में होता क्या है कि जो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, जो सिंपल पदार्थ होते हैं, जो सरल पदार्थ होते हैं, हिंदी में लिख देता हूं सरल, जो सरल पदार्थ होते हैं इस सरल पदार्थ को कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल और जो इनसॉल्यूबल जो पदार्थ है, इनसॉल्यूबल है ना, अघुलनशील जो अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं इसको घुलनशील में। ठीक है, हमने कहा कि जो सिंपल जो सरल पदार्थ को जटिल में और जटिल जो अघुलनशील है अघुलनशील को घुलनशील में एंजाइमों की सहायता से परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, है ना। हमने कहा कि जटिल और अघुलनशील पदार्थों को एंजाइम की सहायता से एक मिनट, है ना, सॉरी देखते हैं। हमने कहा कि ये जो होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल और सिंपल सरल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने कहा कि देखिए जटिल और अघुलनशील पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल और घुलनशील में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डाइजेशन कहते हैं अर्थात पाचन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे एंजाइम रोल प्ले करेंगे, कौन एंजाइम आते हैं, इन सारे सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एंजाइम कौन कौन से पार्टिसिपेट होंगे, किस आर्गन से निकलेंगे, क्या काम करेंगे, किस चीज को डाइजेस्ट करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल तरीके से बस हमने कह दिया कि डाइजेशन होता क्या है, ये सिंपल तरीके से बस आप समझ लीजिए, है ना। इसके बाद एब्जॉर्प्शन जो होता है ये क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग भोजन को लेते हैं तो जब भोजन का डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद होता क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो डाइजेस्टेड फूड जो पाचित भोजन है उस पाचित भोजन को अपने शरीर के अंदर अवशोषित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण कहते हैं। फिर अगला जो प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्वांगीकरण। चूंकि जब हमने भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया है, भोजन का पाचन कर लिया, अवशोषण भी कर लिया
है, तो अब उसका यूज भी हम करेंगे ही। तो इसमें होता क्या है कि जो पचे हुए, जो अवशोषित किए हुए भोजन होते हैं, उनका शरीर के उपयोग में लाया जाना ही, पचे हुए और अवशोषित किए गए भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। और सबसे लास्ट जो स्टेप होता है, इसको नाम देते हैं हम लोग इजेशन नाम देते हैं। इजेशन को हमने कहा हिंदी में वही छेपड़ का, नाम से स्पष्ट है। वही का मतलब होता है बाहर, बाहर, वही का मतलब होता है बाहर, और छेपड़ का मतलब होता है निकालना। यानी हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर वो फूड जो डाइजेस्टेड नहीं होते, जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं, है ना, जो अपचित भोजन जो बच जाते हैं, जिसको हम लोग स्टूल कहते हैं अर्थात मल कहते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, इस बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं, अर्थात इजेशन कहते हैं, अर्थात वही छेपड़ कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है 5 तरीके के स्टेप देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एक बकायदा डायग्राम बनाया है मानव का, और ये जो पूरा का पूरा जो डायग्राम बनाया है, इस पूरे डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे डायग्राम को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, कैनाल कहते हैं, है ना। आहार नाल हिंदी में बोलते हैं इसको, आहार नाल बोलते हैं हम लोग, लिख देता हूँ अलग, आहार नाल, आहार नाल कहते हैं, है ना, ये आहार नाल होता है। और ये जो पूरी की पूरी जो हमने स्टेप्स को बताया कि 5 जो स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के, ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगी। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, जो इंजेक्शन अंतर्ग्रहण कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और एसिमिलेशन और इजेशन जो होता है, ये पूरी प्रक्रिया हम लोग देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि एलिमेंट्री कैनाल की यदि हम लोग बात करें, है ना, एलिमेंट्री कैनाल की यदि हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग ये देख पाते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एक लंबी नली होती है जो माउथ से लेके, मुख से लेके गुदा द्वार तक, अर्थात जिसको हम लोग एनस कहते हैं, यहां तक फैली होती है। मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जो नली होती है, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल कहते हैं, क्योंकि भोजन का पाचन और शोषण की जो प्रक्रिया होती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया इसी के अंतर्गत होती है, इसलिए इसे हमें आहार नाल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें यदि आहार नाल की शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं कि आहार नाल का सबसे बाहरी वाला हिस्सा, जो सबसे बाहर की तरफ जो खुला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, है ना। यही वो माउथ होता है जिसके द्वारा हम लोग करते क्या है? भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। जो माउथ होता है, इस माउथ के अंदर यदि हम लोग चल के देखते हैं, माउथ के अंदर यदि हम लोग झांक के देखते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो माउथ है, इस माउथ में हमको कुछ और भी अंग जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे हमको टीथ दिखाई देता है, टंग दिखाई देता है, ये आर्गन जो होते हैं, ये आर्गन भी दिखाई देते हैं। और माउथ के अंदर एक और भी आर्गन पाया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड नाम देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथि भी हमारी जो मुख गुहा होती है, जो मुख गुहा होती है, उस मुख गुहा में ही देखने को मिलता है। तो जो मुख का जो बाहर, जो अंदर के तरफ जो स्पेस जो दिखाई दे रहा है, अंदर के तरफ जो जगह होती है माउथ के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। और इसी मुख गुहा के अंदर आपको टीथ और टंग और जो लार ग्रंथि होती है, वो तीनों आर्गन जो होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, लगभग हमको लगता है कि सब लोग जानते हैं, बहुत पहले से हम लोग देखते आते हैं कि जो टंग होती है, टंग की यदि हम लोग बात करते हैं, तो जो टंग होती है वो करती क्या है कि जो टंग होती है, स्पेशली इसका जो फंक्शनिंग होता है, वो स्वाद लेने का में रोल प्ले करती है कि स्वाद किस चीज़ का स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद लेने में रोल प्ले करती है। और इसके साथ साथ ये भोजन को घुमा घुमा के जो दांत होते हैं, उस दांत को नीचे लाती है, ताकि उस भोजन को हम चबा भी सकें। और इसके साथ साथ जो लार होता है, उस लार में मिक्स करने का भी काम करती है। लेकिन मेन रूप से इसका काम जो होता है स्वाद को लेना। और बड़ी खास बात होती है, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है जो टंग होती है, टंग का और भी काम होता है। जैसे यदि टंग नहीं रहती तो जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, जो भाषाएं बोलते हैं, यानी जो साउंड है, उस साउंड में को लैंग्वेज में, भाषा में बदलने का जो काम होता है, वो भाषा में बदलने का काम कोई और नहीं बल्कि जो टंग होती है, जो जिह्वा होती है, ये जिह्वा ही करती है, ठीक है। और इसके बाद जो दांत होता है, उस दांत की बात करते हैं, तो दांत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यदि चूंकि दांत की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन देखेंगे कोई बात नहीं। यदि दांत की यदि हम लोग बात करते हैं, तो दांत को देखने की कोशिश करें हम लोग कि जो दांत होता है,
दांत जो होता है वो इसकी पूरी प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। तो यदि दांत की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि जो टीथ होते हैं ना, देख लेते हैं, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं दांत के बारे में कि जो टीथ होता है, इस टीथ की बात करें तो यदि टीथ को देखने की कोशिश करते हैं तो जो टीथ होता है, इस टीथ की मुख्य रूप से 3 कंडीशनें होती हैं। जो टीथ होता है, टीथ की मुख्य रूप से 3 कंडीशनें होती हैं। कंडीशन कौन कौन सी होती है? पहली जो कंडीशन होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, थीकोडॉन्ट नाम देते हैं, थीकोडॉन्ट नाम देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्तदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गर्तदंती कहते हैं। जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, डाइफायोडॉन्ट नाम देते हैं, है ना, या हेट्रोडॉन्ट भी कहते हैं, हेटेरोडॉन्ट कहते हैं, हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विषम दंती कहते हैं, इसको हिंदी में विषम दंती कहते हैं। और जो तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाइफायोडॉन्ट कहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं द्विबार दंती बोलते हैं, है ना। तो जो दांत होता है, इस दांत की 3 कंडीशन होती है। दांत की कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। हमने कहा एक जो होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं थीकोडॉन्ट नाम देते हैं, दूसरा जो होता है जिसको हम लोग हेट्रोडॉन्ट कहते हैं, और जो तीसरा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइफायोडॉन्ट कहते हैं। तो यदि इन तीनों शब्दों को समझने की कोशिश करें कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो जरा सा इसके मतलब को भी हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो थीकोडॉन्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब क्या होता है? यदि हम स्तनधारी जंतुओं की यदि बात करें, और बेसिकली यदि हम लोग मानव है तो खुद की यदि हम लोग बात कर लें, तो मानव के दांत को यदि देखने की कोशिश करेंगे तो जो मानव का दांत होता है जबड़े की हड्डी से अर्थात मसूड़े के अंदर धंसा हुआ होता है। तो इस प्रकार की जो दांत देखने को मिलते हैं, इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्तदंती बोलते हैं। कि जो दांत होगा जबड़े की हड्डी से लगा होगा, मसूड़े में धंसा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थीकोडॉन्ट कहेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हेट्रोडॉन्ट होता है, देखिए हेट्रोडॉन्ट तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, हेट्रो का मतलब होता है विषम, ठीक है, डॉन्ट का मतलब होता है दांत, है ना, विषम, है ना। हमने कहा कि हेट्रो का मतलब होता है विषम और डॉन्ट का मतलब होता है दांत, यानी हम लिख सकते हैं विषम दंती। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो दांत होते हैं मानव के, ये मानव के दांत जो है वो एक प्रकार के नहीं होते, अर्थात कई प्रकार के होते हैं, विषम प्रकार के होते हैं। तो जैसे यदि विषम प्रकार की यदि हम लोग बात करते हैं इसकी, हेट्रोडॉन्ट की यदि हम लोग बात करें, जैसे हमने कहा कि एक इंसीजर होता है, ठीक है, एक कैनाइन होता है ना, शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, फिर बाद में इसके बारे में डिस्कशन कर लूंगा, है ना। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है ना, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ये 4 प्रकार के जो दांत हैं, ये दांत मानव में देखने को मिलते हैं। और देखिए जब इसके टाइप अलग अलग हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके फंक्शन अलग अलग नहीं होंगे ना, इसके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। ठीक है। और जो लास्ट वाला होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, डाइफायोडॉन्ट नाम देते हैं। तो जो डाइफायोडॉन्ट होता है, ये डाइफायोडॉन्ट की यदि हम लोग बात करें, देखिए यदि डाई शब्द आ जाए, डाई का मतलब 2, है ना, डाई का मतलब 2, है ना, डाई का मतलब 2, है ना, डाई का मतलब 2 और डांट का मतलब दांत। जो द्विबार दंती का मतलब क्या होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि जो मानव के जो दांत होते हैं ना, पूरे जीवन काल में मानव के जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार जमते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग दूधा का दांत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक को दूधा का दांत कहते हैं, है ना। और एक जो होता है दूधा का दांत जब टूटता है तो टूटने के बाद फिर एक बार जो दांत निकलते हैं जिसको हम लोग अस्थायी दांत भी कहते हैं, परमानेंट टीथ भी कहते हैं। तो पूरे जीवन काल में दांत जो होते हैं वो 2 बार जमते हैं, इसलिए हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या, डाइफायोडॉन्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये जो दांत होते हैं, इन दांत की जो 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन इस तरीके से होती है, थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट और डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट की बड़ी खास बात है ना, इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो दांत की हमने बात की, डाइफायोडॉन्ट की बात की हमने, 2 बार दंती की 2 बार ही क्यों जमता है, तो यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में एक सेल पाई जाती है, जिस सेल को नाम देते हैं ना, जिस सेल को नाम देते हैं क्या, जिस सेल को नाम देते हैं ओडोंटो, है ना, ओडोंटोब्लास्ट सेल नाम देते हैं ना। देखिए ओडोंटोब्लास्ट सेल ना कोशिका का नाम है, ठीक है। ये जो ओडोंटोब्लास्ट जो कोशिका होती है ना, इस ओडोंटोब्लास्ट कोशिका जब एक बार विभाजन करती है तो फिर बाद में चल के करती क्या है, विभाजन की क्षमता को खो बैठती है। ये क्या करती है, विभाजन की क्षमता को
खो बैठती है, जिसके बाद टूटने के बाद यदि एक बार ये डिवाइड करेगा तो दांत जमेंगे, फिर उसके बाद ये जब विभाजन करने की जब क्षमता को खो बैठती है तो उसके बाद जो सेल होती है वो सेल जब डिवाइडेशन नहीं करती है तो फिर वो जो दांत होता है उस दांत का विकास नहीं होता है। इसलिए जो मानव के जो दांत होते हैं एक बार टूटेगा दुधाकादार और फिर जब जमेगा तो फिर दोबारा वो ग्रो नहीं करता, दोबारा वो जमता नहीं, क्योंकि ओडोंटोब्लास्ट जो कोशिका होती है अपनी ये क्षमता, विभाजन की जो क्षमता होती है, ग्रो विकास करने की जो क्षमता होती है, इसको क्या कर बैठती है, खो बैठती है। इसलिए जो दांत होते हैं वो अपने जीवन में 2 बार के अलावा कई बार नहीं जमते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइफाइव दांत अर्थात 2 बार दंती कहते हैं। ठीक है, फिर यदि हम लोग बात करें तो हमने डिस्कशन किया कि हमने कहा कि देखिए, हमने कहा कि जो दांत होते हैं वो दांत हमने 4 प्रकार के, हमने दांत को मेंशन किया ना कि जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दांत जो 4 प्रकार के होते हैं, हमने कहा इंसीजर, कैनाइन, है ना। चलिए नाम लिख देता हूं इसका। हमने कहा जो दांत है वो नाम लिख देता हूं, दांत के प्रकार की 2, 3 और ये 4 हो गया ना। हमने कहा इंसीजर, है ना, दूसरा है हमने कहा कैनाइन, ठीक है, तीसरा हमने कहा प्री मोलर और हमने कहा मोलर, ना क्या कहा हमने, मोलर कहा। दांत के 4 नाम है, इसके शॉर्टकट नाम भी होते हैं। हमने कहा इसको आई से इंडिकेट करते हैं, इसको सी से इंडिकेट करते हैं, इसको पीएम से इंडिकेट करते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये दांत के 4 प्रकार जो होते हैं और इन दांतों का अलग अलग काम भी होता है। जैसे हमने कहा इंसीजर जो होता है, ये इंसीजर करता क्या, ये करता क्या, काटने के काम आता है। ये जो क्या करता है, काटने में रोल प्ले करता है। ठीक है, और फिर जो कैनाइन होता है, ये कैनाइन क्या करता है, कैनाइन जो होता है ये रोल प्ले करता है किसमें, ये रोल प्ले करता है फाड़ने में, है ना। किसमें रोल प्ले करता है, फाड़ने में रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो प्रीमोलर होता है, ये प्रीमोलर जो होता है वो रोल प्ले करता है किसमें, ये प्रीमोलर और मोलर दोनों की डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये करते क्या दोनों, ये चबाने एंड ये पीसने में रोल प्ले करते हैं। यानी इस तरीके से हमने देखा कि जो दांत होते हैं, दांत के यदि 4 प्रकार हैं जिसको हमने कहा हेट्रोडोंट का, तो इन दांत, चारों दांत के जो फंक्शन होते हैं वो कार्य भी अलग अलग हमको देखने को मिलता है, जैसे कि हमने बोर्ड पे मेंशन किया है। आप लोग इसको वीडियोज को रोक के चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक उम्मीद है कि आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमने जो दांत के जो प्रकार बताए हैं इसमें ये किस तरीके के होते हैं, इसमें डेंटल फार्मूला भी चलता है। तो हम डेंटल फार्मूला का डिस्कशन कर लेते हैं। फिर परमानेंट टीथ और जो क्या बोलते हैं टेम्पोररी जो टीथ होते हैं, जो अस्थायी दांत और दुधा का जो दांत होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर में वो होते कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा कि जो दांत होते हैं, हमने दांत की बात की, लिख देता हूं यहाँ पे दांत। हमने दांत का डिस्कशन किया। हमने कहा कि जो दांत होते हैं, है ना, इंसीजर होता है ना, इंसीजर जिसको हम लोग बोलते हैं कृंतक बोलते हैं। ठीक है, जो कैनाइन होता है जिसको बोलते हैं रदनक बोलते हैं। जो प्रीमोलर होता है इसको अग्र च्वाणक बोलते हैं और जो मोलर होता है इसको च्वाणक बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है, दांत के हिंदी नेम भी है। ठीक है, तो हमने कहा कि दांत 4 प्रकार के कृंतक हो गया, रदनक हो गया, अग्र च्वाणक और च्वाणक हो गया। ठीक है, इसमें डेंटल फार्मूला भी चलता है दांत में। तो हम लोग डेंटल फार्मूला को देख लेते हैं कि आखिर में डेंटल फार्मूला होता क्या है। तो डेंटल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, इसमें होता क्या, ये शॉर्टकट जो वर्ड है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा कि आई हो गया, है ना, सी हो गया और पीएम हो गया और इसके बाद एम हो गया। ठीक है, अपान, है ना, आई हो गया, सी हो गया, पीएम हो गया और एम हो गया, है ना, एम हो गया। ठीक है, इंटू 2 हो गया। ठीक है, ये जो होता है ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, डेंटल फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, जो दांत की जो संख्या होती है उस दांत की संख्या को हम लोग निकालते हैं कि दांत की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमने दांत के नाम बता दिए। इसमें जो अपान हमने लगाया है बट्टा करके, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ऊपर का मतलब होता है ऊपरी दांतों की जबड़ों की संख्या और जो नीचे होता है वो निचले जबड़ों के दांतों की संख्या। ठीक है, ये आधा आधा काउंटिंग करते हैं, इसलिए इसमें हमने इंटू 2 किया है। जब इंटू 2 करेंगे तो उसका पूरा कंप्लीट जो दांत होते हैं वो दांतों की संख्या आ जाएगी। तो जैसे यदि हम लोग बात करें एक चाइल्ड की,
है ना। चाइल्ड की, एक बच्चे की बात करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं इन बच्चे में होता क्या कि जो दांतों की जो संख्या होती है वो 2102 होती है ना। 2102 अपान 2102, ये वाली बात हो गई। यहाँ पे जो आई का मतलब इंसीजर जो होंगे वो 2 की संख्या में, कैनाइन जो होंगे 1 की संख्या में, प्रीमोलर जो होगा एब्सेंट होगा, और जो मोलर होगा वो 2 की संख्या में, ठीक है। तो ऊपरी जबड़ों की दांतों की संख्या जो होती है इतनी होती है और नीचे भी उतनी ही हमको देखने को मिलती है। हमने इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे हमने कहा इज इक्वल टू 2 3 और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, यानी 3 2 5। हमने कहा 5 अपान 5 हमने कर लिया इंटू 2। हमने कहा 5 दूना के 10, हमने कहा 10 5 दूना के 10। हमने कहा ऊपर, अब ये हमारे दांतों की संख्या निकल गई ना, हमारे दांतों की संख्या निकल गई। ऊपरी जबड़ों में दांतों की संख्या कुल कितनी 10 और निचले जबड़ों में दांतों की संख्या कुल कितनी 10। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है इस बच्चे में जो टोटल है ना, टोटल जो टीथ होता है, सॉरी जो टीथ होता है, दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 20 की संख्या में हमको देखने को मिलता है। तो ये मिल्क टीथ जो होते हैं या दूधा का दांत भी हम कह सकते हैं, क्यों कितने संख्या में हमको देखने को मिलेंगे 20 की संख्या में, ठीक है। फिर एक एडल्ट ह्यूमन की यदि बात कर लें, है ना, एडल्ट ह्यूमन की यदि हम लोग बात कर लें, एडल्ट ह्यूमन की यदि मानव के अंदर बात कर लें, तो इसमें दांतों की जो संख्या होती है इसमें होती है 2 1 2 3, ठीक है। हमने कामा दे दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो गया 2 1 2 3 इंटू 2, ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। फिर जैसे हमने ऊपर वाले को किया है ना चाइल्ड में, वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, और जो दांत की जो संख्या होगी वो एडल्ट में भी निकल के आ जाएगा कि एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो हमने कहा इन सबको काउंट करेंगे और नीचे वाले को काउंट करके फिर लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कहा 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8। हमने कहा ऊपर की तरफ 8 हो गया ना, ऊपर की तरफ 8 हो गया, और अपान हमने कहा नीचे की तरफ भी सेम टू सेम है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमने कहा इंटू 2, तो यहाँ पे हमारा दांतों की संख्या निकल के आएगा 8 दूना के 16 और 8 दूना के अपान 16, यानी ये हमारा नंबर निकल के आ गया दांतों की, कि जो ऊपरी जबड़ा है उस ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी 16 होती है, और जो निचले जबड़ों की दांतों की संख्या होती है वो भी कितनी होती है 16 होती है। इस तरीके से एडल्ट में यदि टोटल टीथ की यदि बात कर ली जाए, है ना, टोटल टीथ की यदि बात कर ली जाए, तो जो टोटल टीथ होते हैं कुल कितने होते हैं 32 दांत हमको जो होता है वो देखने को मिलता है। यानी मानव में जो दांतों की जो संख्या होती है, मानव में जो दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 32 की संख्या में हमको देखने को मिलता है। किसमें, तो हमने लिखा है यहाँ पे एडल्ट ह्यूमन, अर्थात जो वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उसमें। अगर बच्चों की बात करो तो बच्चों में दांतों की संख्या कुल कितनी होगी, कुल कितनी होगी 20 होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो डेंटल फार्मूला होता है वो कैसे होता है और डेंटल फार्मूला के थ्रू कैसे दांतों की संख्या निकाली जाती है। फिर हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और वहाँ बाकायदा इसके बारे में देखेंगे कि होता है, ठीक है।